लेक्चर कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताया करो। लाइक करो मत करो आपकी इच्छा है भैया, सब्सक्राइब करो मत करो आपकी इच्छा है, शेयर करो मत करो आपकी इच्छा है, लेकिन ये लेक्चर आपको लग कैसे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कमेंट में बताओ कम से कम। देखो ना, ये पहला एलिमेंट ए कहलाएगा, दूसरा बी कहलाएगा। जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए ना भाई, साफ साफ दिख रहा है ना, कॉमन सेंस देखो ना आप अपनी कि भाई बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बी तो 4 है, 4 6 से बड़ा ही नहीं होता ना यार, है ना। ये क्या है, पी है, ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से पी की दूरी ओ पी कहलाएगी, मूल बिंदु से क्यू की दूरी ओ क्यू कहलाएगी। P1 व P1 की भुजाएं तो समान ही होंगी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, दोनों जगह सेम ही चीज लिखी है भाई। तो स्लोप बराबर होता है तो लाइनें समांतर होती हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, जो आज का लेक्चर रहेगा इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जो हमने क्वेश्चन पहले कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक, वो सभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान से क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। और इसका जो टफ पार्ट था वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाकर आपको सर्च करना है @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, और वो प्लेलिस्ट का लिंक भी इस चैप्टर के या फिर इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, है ना, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, ठीक है ना, चीज़ें पूछी हुई हैं। जो पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, सममित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। मतलब मुझे एक ऐसी रिलेशन या फिर ऐसे संबंध का एग्जाम्पल देना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। अब देखो यार, बेसिक कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं आपको बताता आ रहा हूँ तो अलग से नहीं बताऊंगा, हाँ क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहूँगा। तो यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर देखना कि भाई हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ठीक है यार, चलो मान लेते हैं कि कोई समुच्चय है ए, जिसके पास देखो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। और जो अपना रिलेशन है यानी संबंध है वो इसी समुच्चय में डिफाइंड है, मतलब रिलेशन ए से ए में, ठीक है। अब देखो यार, उदाहरण जो हम देंगे किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब जरा ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं सम्मित तो हो, सम्मित तो हो, सम्मित आप समझते हो ना कि अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए रिलेशन में। ये मैंने बेसिक आपको चीजें बता रखी हैं, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए, ठीक है। सभी ए बी पेयर के लिए उसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने माना कि भाई चलो 1 2 रिलेशन में अगर आ रहा है तो मुझे क्योंकि सम्मित दिखाना है तो फटाक से मैं इसका उल्टा भी लिख दूंगा। मतलब जितने भी पेयर लिखते जाना आप उनके उल्टे लिखते जाना, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो आप, है ना। अगर सोचो मैं यहीं पे रिलेशन को एंड कर देता हूँ कि भाई इसके अंदर और कुछ नहीं आता है, तब आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है ना। आप देखोगे यहाँ पे कि भाई 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और ये इंप्लाई कर रहा है कि भाई 2 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और आप लिख भी सकते हो एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर 2 1 है तो 1 2 भी है। या फिर अब एक काम करो ना, इसमें आप ऐसे ही कह दो कि भाई यहाँ पे फॉर ऑल ए बी जो हैं अगर वो रिलेशन के पास हैं तो ये इंप्लाई हो रहा है कि बी ए भी रिलेशन के पास है। हालांकि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल देके भी आगे बढ़ सकते हो, है ना, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो ये सम्मित तो हो गया, इसका मतलब ये सम्मित है। बात समझ में आ रही है। अब देखो मैंने जानबूझ के क्या किया है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 को लिया है। 1 का डबलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक का भी अगर डबलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो यहाँ पे एलिमेंट है, किसी एक का भी नहीं कर रहा है तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। हमने ये पढ़ा था स्वतुल्य की परिभाषा में कि ए के पास जितने एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर स्वतुल्य होता तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए था, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए था, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए था। इनमें से अगर कोई एक भी नहीं है तो वो काफ़ी है ये बोलने के लिए कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो हम बोलेंगे भाई देखो, हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर 1 जो है वो समुच्चय ए में है, परंतु, है ना, परंतु 1,1 यानी इसका डबलेट रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद क्या सर, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि संक्रामक के लिए क्या था कि अगर ए बी रिलेशन में है, याद करो अगर ए बी रिलेशन में है फिर बी सी भी रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करने चाहिए, है ना, ये बी से बी हटा दो, क्या बच गया ए और सी, यानी कि ए सी रिलेशन में होना चाहिए। ये हमने देखा था, अगर आपने पिछला लेक्चर देख रखा है
तो यहाँ पे मतलब हमें ऐसा पेयर ढूंढना होगा कि यहाँ पे ये एंड हो, वहीं पे ये शुरू हो। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जानबूझ के ऐसा ही किया है ना, ये 2 पे खत्म तो ये 2 से शुरू, यानी कि अगर ये ए बी है तो ये बी सी हो गया, तो ये ए हो गया तो ये सी हुआ, तो ए सी क्या है 1 1। तो अगर ए बी बी सी है तो ए सी यानी 1 1 है क्या, नहीं है, तो यानी कि ये संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, ठीक है, 1 मिनट इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। हम बोलेंगे भैया देखो यहाँ पर ठीक है 1 2 रिलेशन में है एंड 2 1 भी रिलेशन में है, परंतु है ना 1 1 रिलेशन में नहीं है। 1 1 एसी का काम कर रहा है भाई, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है, इसका मतलब जो रिलेशन है ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ये एक ऐसे रिलेशन का उदाहरण है जो सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, और ऐसे ही एक उदाहरण का मतलब एक ऐसा ही एक उदाहरण हमें देना था। बात समझ में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेन करने को कोई बोला नहीं है, तो आप चाहो ना तो इतना जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है इतना लिख के भी सेकंड पार्ट पे जा सकते हो, बट मुझे समझाना तो मैंने लिख दिया। हालांकि अगले पार्ट से मैं ट्राई करूंगा कि जहाँ तक आपको ऐसे बोल के समझा दो, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, यहाँ चलते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं, है ना। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया था, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो रिलेशन है ये संक्रामक तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। संक्रामक होना चाहिए लेकिन क्या ना हो, स्वतुल्य ना हो और सम्मित भी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो फिर से, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, फिर से माना ए बराबर, ठीक है, 1 2 3 ये एलिमेंट लिया, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक हमने डिफाइन किए, सेट ए में यानी कि ए टू ए, ठीक है। अब रिलेशन में आपको देख लो, ध्यान से देखना, रिलेशन में क्या करना है, संक्रामक होना चाहिए है परंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, सम्मित भी नहीं होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2, है ना, संक्रामक के लिए ए बी फिर क्या बी सी, यानी जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, बी सी मान लो 2 3 बोल लो, है ना, 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 2 3, तो ये 2 और 2 एक जैसा हो गया, 1 और 3 यानी कि 1 3 भी होना चाहिए भाई कम से कम, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 3, ठीक है, 1 3, ये रिलेशन मैंने बना दी। तो अब अगर आप देखोगे ना, अब आप अगर देखोगे तो देखो ये ए बी बी सी है तो ए सी भी है, तो मतलब ये संक्रामक तो है ना, देख लो चाहे आप, है ना, ये संक्रामक तो है, ये संक्रामक है। बात समझ में, लिख के नहीं दिखा रहा है अलग अलग क्यों है, ठीक है ना, वो आप समझ जाओ, ए बी बी सी है तो यहाँ पे ए और सी भी है, ठीक है, संक्रामक है। अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे 1 है तो 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है तो मतलब स्वतुल्य नहीं है। अगला क्या है कि भाई 1 2 है तो इसको उल्टा 2 1 भी नहीं है, यानी सम्मित भी नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको, दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब मैं सारा कुछ लिख के नहीं दिखा रहा यार, तीसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं। कह रहा है स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, मैं इसको लिख ही देता हूँ, है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्वतुल्य तथा सम्मित हो, ठीक है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो तीसरे पार्ट में किंतु संक्रामक ना हो। तो इसके लिए भी हम क्या बोलते हैं कि यार चलो एक समुच्चय मान लिया 4 6 8, ठीक है। आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हो भाई, जो मैं लिख रहा हूँ यही सही आंसर सिर्फ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, आप जो भी आपको दिमाग में आ जाए, ठीक है। बस कंडीशन याद रखना कि ये वाली है तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये मान लो A2 है, अब जरा ध्यान से देखना, हम रिलेशन को लिखते हुए बस समझदारी दिखाएंगे थोड़ी सी। पहले कह रहा है स्वतुल्य होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 है तो पक्की बात है स्वतुल्य होने के लिए 4 4 होना चाहिए, 6 है तो 6 6 भी होना चाहिए भाई, 8 है तो 8 8 भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सम्मित भी हो, सम्मित के लिए, ठीक है ना। वैसे देखो ये एक दूसरे के उल्टे तो होंगे ही होंगे, है ना, तो इतना भी छोड़ दोगे तब भी सम्मित हो जाएगा, लेकिन ऐसे केस में वो संक्रामक भी हो जाएगा क्योंकि ए बी बी सी वाला पेयर ही नहीं मिलेगा। तो ए सी अगर है नहीं तब भी मान के चलते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। खैर जैसे मान लो मैंने 4 6 लिख दिया तो है ना, क्योंकि मुझे सम्मित भी दिखाना है
तो तुरंत इसका उल्टा लिख देना 6 4। ठीक है, अब जरा देखो ये 6 पे खत्म है तो ये 6 से शुरू है, यानी कि अगर ये ए बी का काम कर रहा है तो ये बी सी का काम कर रहा है, तो यार ए सी तो 4 4 हो जाएगा, 4 4 तो मौजूद है, मतलब इससे आगे हमें लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि इतने पे छोड़ देंगे तो संक्रामक भी हो जाएगा, हमें संक्रामक नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 6 8 लिखता हूँ, बट अगर जैसे ही मैंने 6 8 लिखा है इसका उल्टा लिखना पड़ जाएगा, मुझे सम्मित बना के चलना है ना। अब मैं देखता हूँ इतने पे अगर मैं रोकूँ तो काम बन रहा है क्या, इतने पे रोकूँ अगर मैं तो काम बन रहा है क्या, है ना, देखते हैं एक बार। हाँ बन गया, देखो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 6 है और यहाँ से देखोगे 6 8 है, मतलब ये अगर ए बी का काम कर रहा है तो ये बी सी का काम कर रहा है क्या, हाँ, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 4 और 8, तो 4 और 8 है क्या, कहीं नहीं है, तो मतलब संक्रामक नहीं है ना। चलो इसको इस पार्ट को पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, है ना, इस पार्ट को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, मैं कह सकता हूँ फॉर ऑल एलिमेंट्स ए जो इस समुच्चय ए में है ना, ये इम्प्लाई हो रहा है कि ए कोमा ए भी है रिलेशन में, है ना, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है, ध्यान से देखो स्वतुल्य है ना, क्योंकि अगर 4 है तो 4 4 है, 6 है तो 6 6 है, 8 है तो 8 8 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा जितने भी पेयर हैं उसका उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, 4 4 का उल्टा ही यही होता है, इसका उल्टा खुद होता है, इसका उल्टा ही खुद होता है, 4 6 का उल्टा 6 4, 8 6 8 का उल्टा 8 6, तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर ऑल ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, ये इम्प्लाई हो रहा है कि इसका उल्टा बी ए भी है रिलेशन में, इसका मतलब ये सम्मित है। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये सम्मित है। अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो यार, अब कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ ना हो, उसके लिए एक उदाहरण काफ़ी होता है, होने के लिए सभी केसेस के लिए दिखाना होता है फॉर ऑल, बट नहीं होने के लिए एक उदाहरण काफ़ी है। तो एक उदाहरण मैंने आपको क्या बताया कि देखो यार यहाँ पर ठीक है 4 6 समुच्चय में है, सॉरी रिलेशन में है, यानी कि संबंध में, ठीक है, एंड ये 6 पे ख़त्म तो 6 से शुरू है, ये 6 8 भी है रिलेशन में है, परंतु अगर आप यहाँ देखेंगे है ना, तो क्या नहीं है 4 8 कहीं दिख रहा है क्या रिलेशन में, नहीं दिख रहा, इसका मतलब संक्रामक नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो आप देख पाओगे स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, और यही हमें दिखाना था, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक ना हो। ठीक है, क्लियर होगी बात, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट है ना। चौथे पार्ट में देखो क्या बोला है, चौथे पार्ट में कह रहे भैया स्वतुल्य हो, संक्रामक भी हो, लेकिन सम्मित ना हो, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, सम्मित ना हो। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ करूँ, इस अगले पेज पे कर लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देख लो यार, है ना, फिर से मान लो कोई समुच्चय ए है और जो रिलेशन है जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं वो समुच्चय ए में है, मतलब ए टू ए है। अब रिलेशन, पहली बात तो क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं मानते, 2 में भी काम चल जाएगा, छोटा एग्जाम्पल हो जाएगा, रुक जाओ, है ना। देखो स्वतुल्य होना चाहिए तो 1 1 है और 2 2 है, देखो, है ना। तो यहाँ अगर मैं इतना ही लिखूँ, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूँ तो मैं ये बोल पाऊँगा ना, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए जो इस समुच्चय ए में है ना, उनका डबलेट एग्जिस्ट कर रहा है, बोल पाऊँगा क्या, ध्यान से देखना, मैं बोल पाऊँगा क्या, इसका मतलब ये बोल पाऊँगा कि आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, बोल पाऊँगा क्या अगर मैं इतने पे ही छोड़ देता तो, ध्यान से देखो, है ना, क्योंकि भाई देखो इसके बाद 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, तो 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो मतलब क्या है, ये स्वतुल्य है। लेकिन अब सम्मित नहीं होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए, अगर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा तो सम्मित भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, मतलब मुझे और भी कुछ चाहिए। लेकिन जो मुझे चाहिए याद रहे, है ना, जो मुझे यहाँ पर चाहिए उसमें क्या है कि भैया कहाँ गया, सम्मित नहीं होना चाहिए, सम्मित ना हो लेकिन संक्रामक होना चाहिए, सम्मित ना हो लेकिन संक्रामक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, संक्रामक के लिए देखो, अगर ये कहीं पे ख़त्म हो रहा है तो वहीं से देन 2 से शुरू करते हैं, 2 1 लिख देता हूँ, चलो हो गया काम। ठीक है, इतने पे ही हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर 2 1 बिलोंग करता है लेकिन इसको L2 बिलोंग नहीं करता है, पहली बात तो ये है, हम बोलेंगे
हम बोलेंगे देखो यहाँ पर 2 1, अभी ध्यान से देखना आपको समझ में आ जाएगा। 2 1 बिलोंग कर रहा है ना, परंतु, है ना, 2 1 बिलोंग कर रहा है परंतु 1 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है, लेकिन सम्मित नहीं है ना। लेकिन अब अगर आप और आगे चलो थोड़ा, तो ये इतनी चालाकी से लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ए बी का काम कर रहा है, तो क्या ये बी सी का काम कर रहा है क्या? ठीक है, कर रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या बिलोंग करना चाहिए? 2 1, 2 1 है कहीं? 2 1 है कहीं? हाँ, 2 1 तो ये खुद ही है, ठीक है। तो मतलब कि ये हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 1 देखता हूँ और ये 1 1, देखो यहाँ से भी, अब ये आगे पीछे लिखे इसलिए समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 1 है, ये रहा ना, इसको मैं बस उठा के यहाँ लिख रहा हूँ 1 1। तो ये 2 पे खत्म, तो ये सॉरी 1 पे खत्म, तो 1 से शुरू, तो 2 1 बिलोंग करना चाहिए, 2 1 अगेन बिलोंग कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी पेयर देख लोगे ना, तो वो संक्रामक आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये साफ साफ इम्प्लाई हो रहा है, ये साफ साफ इम्प्लाई हो रहा है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब कि जो ये आर है ये संक्रामक है भाई। आप चेक कर लो कहीं से भी, है ना, जो भी पेयर आप ए बी बी सी वाले ढूंढ पाओगे उनके लिए ए सी मिल रहा है आपको, ये संक्रामक है। बात क्लियर हो गई? तो देखो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, यही हमें दिखाना था। कौन सा पार्ट था वैसे? ये दूसरा नहीं होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, है ना। ये दूसरा पार्ट नहीं है, चौथा हिस्सा है, ठीक है, चौथा हिस्सा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है कि आपको? ठीक है, पांचवें हिस्से की बात करते हैं, ठीक है, पांचवें हिस्से की बात करते हैं। ये कह रहा है सम्मित है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य ना हो। सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम्मित, संक्रामक, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं इसको भी, है ना, पांचवा हिस्सा। तो फिर से मान लेते हैं इस बार हम एक समुच्चय ए ऐसा लेते हैं जिसमें ये 3 एलिमेंट आते हों, रिलेशन अपनी ए टू ए डिफाइंड हो, है ना। आर के अंदर क्या स्वतुल्य तो नहीं होना चाहिए, तो मतलब इन तीनों में से कम या फिर किसी एक का भी, मतलब किसी एक का भी या तीनों का ही ना हो, है ना। किसी एक का ना हो तब भी काम चलेगा डबलेट, तो बाकी दोनों होना चाहिए ना। तो जैसे अगर मैं 1 2 लिखूँगा तो मुझे 2 1 लिखना पड़ जाएगा, है ना, और संक्रामक बनाने के लिए 1 1 भी लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा ही होता है। हो गया भाई, काम खत्म। देखोगे ना, अगर आप देखोगे तो देखो जरा ध्यान से देखना, 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है ना, और 1 1 का उल्टा खुद ही 1 1 होता है, तो ये सम्मित तो हो गया, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे 2 है तो इसका उल्टा, इसका डबलेट 2 2 नहीं है भाई, 1 का डबलेट 2 2 1 1 तो है, 2 का नहीं है, तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। और सम्मित भी है, मतलब ठीक है, हो गया। देखो जरा ध्यान से, सम्मित और संक्रामक होना चाहिए था, पहले इनका देख लो, सम्मित और संक्रामक। सम्मित के लिए क्या उल्टा होना चाहिए? ए बी का उल्टा बी ए रहा, और ये तो खुद ही अपना उल्टा होता है, तो सम्मित हो गया, पहली बात। अच्छा, और संक्रामक होना चाहिए था, तो ये 2 पे खत्म, तो 2 से शुरू, तो ए और ये सी का काम कर रहा है, ए सी, यानी कि 1 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और भी अगर आप पेयर अगर आपको मिले, है ना, जैसे ये 1 पे ख़त्म हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो अगर ये ए बी और बी सी से माने तो ए सी 2 1 होना चाहिए, 2 1 अगेन यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। हाँ, हो गया, ठीक है। और स्वतुल्य नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 2 है क्या यहाँ पे? 2 2 तो नहीं है ना भाई, 2 2 नहीं है तो मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। 3 भी है, 3 3 भी नहीं है, तो हो गया अपना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको उदाहरण देने को बोला, एग्जाम एक्सप्लेन करने को खैर नहीं बोला, बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, कर देना, थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन देखो यहाँ से चालू हो रहे हैं अपने, ठीक है, ठीक है। ऐसे उदाहरण जल्दी पूछते नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन, बट यहाँ पर देखो, यहाँ से अपने मेन क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, ठीक है, आर इस तरह से डिफाइंड है कि पी और क्यू आएगा, पी रिलेटेड टू क्यू, जहाँ पर बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु की दूरी से समान है, ठीक है। ये जो संबंध आर है ये एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है पहले, है ना। बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे भाई, पहले आप ये समझ लो क्या क्या बोला गया है, ठीक है, कि भैया कोई समुच्चय है
जो किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। तो मान लेते हैं कि उस समुच्चय का नाम ए दे दो यार, इन्होंने लिखा नहीं है ना कि वो समुच्चय क्या है, तो मैंने कहा माना ए, ठीक है ना, ए क्या है, ए क्या है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बस, है ना। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया भाई। ठीक है, अब जरा एक चीज और लिख देते हैं कि देखो भाई, रिलेशन जो अपनी है वो इसी में डिफाइंड है ना, यानी ए टू ए है भाई। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि इसी में, इसी समुच्चय में ये रिलेशन डिफाइंड है, तो मतलब रिलेशन ए टू ए। मैंने कहा था ना किसी समुच्चय में का मतलब होता है उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो रिलेशन है उसको जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे ना कहानी, देखो जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो आपको करने में उतना कठिन नहीं लगा होगा, लेकिन बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा होगा ना आपको, वो चीज़ गड़बड़ लग रही होगी, है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है जैसे। तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा पी क्यू से रिलेटेड होगा अगर, कंडीशन क्या है, अगर बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बराबर है, यानी समान है। तो इसको उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते, मूल बिंदु मान लेते हैं ओ है, तो ओ पी क्या है, मूल बिंदु ओ की पी से दूरी, है ना, और ये समान है मूल बिंदु की क्यू से दूरी। बस इतने में आप लिख सकते हो उसको, लेकिन इसके लिए एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी आपको, एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी आपको कि भाई माना ओ मूल बिंदु है, माना ओ मूल बिंदु है, बस। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, समझते जाओ कि अगर ये मूल बिंदु ओ है, मान लो पी यहाँ पे है कहीं और क्यू यहाँ पे है कहीं, है ना, ये क्या है, पी है, ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से पी की दूरी ओ पी कहलाएगी, मूल बिंदु से क्यू की दूरी ओ क्यू कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वही चीज़ है यार, उतना लंबा चौड़ा हम क्यों लिखें, है ना। अब हम इसको कर कैसे सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, है ना। ये तुल्यता संबंध दिखाना, मतलब तीनों होना चाहिए भाई, स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो जितने भी एलिमेंट पी इस समुच्चय ए में होंगे, क्योंकि अपना रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए से ए तक, तो पी कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्यू कहाँ से आएगा, वो यहाँ से, है ना भाई। देखो ना, इसका डबलेट एग्जिस्ट करना चाहिए, है, तो मैं कहूँगा जितने भी एलिमेंट ए से समुच्चय में हैं भाई, कोई बिंदु ओपी, मतलब कोई लाइन सेगमेंट ओपी के तो बराबर ही आएगा, क्योंकि हमें दोनों जगह पी चाहिए होता है। और मैंने आपको ये भी समझा था कि अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो स्वतुल्य दिखाने में, तो जो सेकंड एलिमेंट उसको फर्स्ट से रिप्लेस कर दो, मतलब जो क्यू है उसको भी पी से रिप्लेस करो, तो यहाँ जो क्यू है उसको पी से रिप्लेस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा एक सेकंड में। मतलब ओपी बराबर ओपी अगर हो जाए तो पी पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार मुझे ओपी बराबर ओपी चाहिए था, तो यार ओपी तो ओपी के बराबर होगा ही, ये तो सेम ही चीज़ है। इसका मतलब क्या, P, P बिलोंग करता है रिलेशन में, और अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या है, रिलेशन स्वतुल्य है, रिलेशन स्वतुल्य है, यानी कि संबंध स्वतुल्य है। पहली बात समझ में आ गई क्या? पहली बात अगर आपको ये समझ में आ गई है तो ज़्यादा थोड़ा और आगे चल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे चल लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भैया जितने भी पी क्यू बिलोंग करेंगे रिलेशन में, इनका यही तो मतलब होगा कि मूल बिंदु से पी की दूरी बराबर रही हो मूल बिंदु से क्यू की दूरी। अगर ओ पी ओ क्यू के बराबर है तो मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि ओ क्यू ओ पी के भी बराबर है। इसका मतलब कि भैया क्यू पी भी रिलेशन में है, क्यू पी भी रिलेशन में है। सीधी सी बात है यार, अगर ओ पी, देखो ना इसको हम रीड कैसे करते हैं इस तरह से कि अगर ओ पी ओ क्यू के बराबर था तो पहले पी लिखा है ना, तो पी को कोमा के पहले और बाद में क्यू लिखा तो क्यू को कोमा के बाद लिखो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पहले क्यू लिखा तो क्यू को कोमा के पहले, पी बाद में लिखा तो क्यू को पी को कोमा के बाद लिख देंगे, है ना। अब जैसे ही पी क्यू था क्यू पी भी आ गया, इसका मतलब कि जो संबंध है वो सम्मित भी आ गया, संबंध यानी कि रिलेशन जो है वो सम्मित। ठीक है, अब देखो अगर इतना आपको क्लियर हुआ तो अब आगे बात कर लेते हैं कि संक्रामक हम कैसे दिखाएंगे इसको, है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, या एक काम करो
है ना, इसको साइड ही कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब जरा देखना, अब हम इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि भाई देखो, ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं माना, ठीक है, माना पी क्यू जो है ये बिलोंग करता है रिलेशन में, है ना, जो पी क्यू है ये बिलोंग करता है रिलेशन में, एंड क्यू टी बिलोंग करता है रिलेशन में। भाई जो ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, तो वैसे यहाँ पे सी की जगह टी लिख दिया मैंने, है ना, ए की जगह पी, बी की जगह क्यू, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसका क्या मतलब होगा, पी क्यू अगर रिलेशन में है तो मूल बिंदु की पी से दूरी बराबर रहेगी मूल बिंदु की क्यू से दूरी, एंड यहाँ से क्यू टी अगर है तो इसका मतलब मूल बिंदु की क्यू से दूरी बराबर रहेगी मूल बिंदु की टी से दूरी। इसका क्या मतलब हो गया, देखो अगर ओ पी ओ क्यू के बराबर है और ये ओ क्यू जो है ओ टी के बराबर है, तो मतलब तीनों ही आपस में बराबर हो गए, है ना। तो यहाँ से मैं ओ पी को ओ टी के बराबर भी लिख सकता हूँ, और जैसे ही इतना हुआ मैं बोल सकता हूँ पी और टी रिलेटेड होंगे, यानी पी टी से रिलेटेड होगा, और जैसे ही इतना हुआ तो मैं बोल सकता हूँ जो रिलेशन है ये संक्रामक हो जाएगा। रिलेशन क्या है, संक्रामक है, ठीक है। अब ये तीनों ही हो जा रहा है, तो इसका मतलब मैं यही तुल्यता है ना। अब मैं जगह नहीं है तो इस तरह लिख के छोड़ दे रहा हूँ, तुल्यता है ना, या यूँ कह लो संबंध तुल्यता है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गई चीज़ें कि स्वतुल्य कैसे आया, सम्मित कैसे आया और संक्रामक कैसे आया, अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है जरा ध्यान से देखना, और वो आसान है समझना। क्या पूछा हुआ है, कह रहे पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो है ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए बस ये, है ना, P00 पे होना चाहिए, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है। तो भाई देखो ये तो बहुत सीधी सी बात है, ये तो बहुत सीधी सी बात है। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि अभी हमने क्या देखा था, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, है ना। अभी हमने क्या देखा था, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। ये वाई एक्सिस समझो, देखो ये अपना ओ जो था ना वो मूल बिंदु था, ओ क्या था, मूल बिंदु था। यहाँ पे मैंने आपको एक बिंदु P दिखाया था, याद आ रहा है, यहाँ पे मूल बिंदु से P की दूरी OP, और यहाँ पे कहीं मान लो Q दिखाया था, है ना, मूल बिंदु से Q की दूरी OQ। अब ऐसे ही और भी बिंदु Q के अलावा जितने भी बिंदु होंगे, है ना, जितने भी बिंदु होंगे जिनकी OP जितनी दूरी है, यानी कि ये दूरियां बराबर हैं भाई, है ना। अब आप देखो तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जो एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल की डेफिनेशन ही तो यही होती है भाई, कि 2D की बात करते हैं हम सर्कल में, कि 2D में, है ना, अगर एक फिक्स बिंदु लिया जाए, उस फिक्स बिंदु से कुछ ऐसे बिंदुओं का समूह जिनकी इस फिक्स बिंदु से दूरियां बराबर बराबर हो, तो ये एक वृत्त होता है, इसमें जो फिक्स बिंदु है वो केंद्र होता है ना, और जो फिक्स दूरी है वो त्रिज्या होती है, यही तो होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, है ना, P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई P से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी सबका मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पे वो सभी स्थित होंगे, इतना P स्थित है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे P से, ध्यान से देखना इसको, थोड़ा कहानी की तरह लिखना पड़ेगा, P से संबंधित, ठीक है, P से संबंधित सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, OP के ही बराबर होगी। मूल बिंदु से दूरी, देखो ना, P से संबंधित जितने बिंदु होंगे, भाई P से संबंधित कब होगा, P से अगर कोई बिंदु Q संबंधित होता था तो इसका मतलब क्या होता था कि ओरिजिन से P की दूरी, ओरिजिन से Q की दूरी। ऐसे मान लो अगर P से संबंधित कोई बिंदु R होगा तो मतलब ये OR भी उसी के बराबर होगा। P से संबंधित अगर कोई बिंदु T होगा तो OT भी OP के बराबर आएगा। क्या है, समझ पा रहे हो, है ना, OP OQ, मान लो यहाँ कोई बिंदु T है तो OT, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि मूल बिंदु केंद्र है तथा OP
त्रिज्या है, OP त्रिज्या है तथा P वृत्त की परिधि पर है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखवाया है, नहीं तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखनी पड़ती। फिर से समझ जाओ भाई कि वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है कि बिंदु फिक्स करो किसी 2 डायमेंशन में, है ना, और दूसरा कोई बिंदु लो जिनकी दूरी कुछ हो जाए। अब वो सभी बिंदु जो इसी समान दूरी पे स्थित होंगे इस बिंदु से, फिक्स बिंदु से, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई P से संबंधित ये सारे बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, है ना, ये P से रिलेटेड ही तब होंगे जब यहाँ पे ओरिजिन से इनकी दूरियां बराबर आ रही हूँ। तो अगर ये दूरियां बराबर आएंगी तो फिक्स दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या, है ना, यानी कि OP क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और ये फिक्स बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र। और आप देखोगे तो इस वृत्त का जो परिधि है उसी पे कहीं ना कहीं P स्थित होगा, और ये हमें दिखाना था। बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो। आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में एक रिलेशन है R, जहाँ पर T1 T2, T याद रहे त्रिभुज होगा, T1 T2 T3 सभी त्रिभुज होंगे क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में रिलेशन डिफाइंड है ना। तो कह रहा है त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है ना। अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है तभी T1 T2 से रिलेटेड होगा, है ना। ये जो परिभाषा बताई गई है रिलेशन R की, ये एक तुल्यता संबंध होना चाहिए यार, ये हमें दिखाना। इसके बाद वाली कहानी हम बाद में देखेंगे। तो पहली बात तो ये है भाई, समुच्चय A में रिलेशन डिफाइंड है ना, यानी कि A to A। और याद रहे समुच्चय A क्या है? समुच्चय A है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, है ना। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि भाई A क्या चीज है ना, A क्या चीज है? A है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, A क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखो ना, मैं जो ये लिखा हुआ है रिलेशन की डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कि भाई देखो T1 कोई त्रिभुज है, ये T2 किसी अन्य त्रिभुज से संबंधित तभी होगा जब T1 समरूप होगा T2 के। ये समरूप का निशान है, आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। क्लियर होगी बात? अब बताओ हर त्रिभुज स्वयं के क्या होता है? समरूप होता ही है। क्यों? क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं कि स्वतुल्य दिखाने के लिए। स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला? सेकंड एलिमेंट को भी फर्स्ट से रिप्लेस कर दो, यानी T2 को T1 से। मतलब जैसे ही T2 को T1 से रिप्लेस करोगे आपको नजर आ जाएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। बताओ, यहाँ पे T1 यहाँ पे T1, क्या T1 खुद के यानी T1 के ही समरूप होगा? हाँ, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होता ही है भाई, है ना। तो बस अपना काम बन गया। हम बोलेंगे भैया देखो जितने भी T1 इस समुच्चय A में होंगे, मैं कह सकता हूं कि ये पक्की बात है कि T1 समरूप होगा खुद के ही T1 के, है ना। तो इसका मतलब T1 T1 से ही रिलेटेड होगा भाई, पक्की बात है। और अगर ऐसा है तो जो संबंध है यानी कि R वो क्या है? वह स्वतुल्य है। पहली बात क्लियर? क्योंकि तुल्यता दिखाना है ना, तो तुल्यता दिखाने के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, फिर सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, है ना। ऐसे ही मैं क्या बोलूँगा कि भाई देखो जितने भी T1 T2 रिलेशन में आ गए तो ये तभी आए होंगे भाई। T1 T2 रिलेशन में कब आएगा? जब T1 समरूप रहा होगा T2 के। इसका मतलब कि अगर ये उसके समरूप है तो वो भी इसके समरूप होगा। इतनी कॉमन सेंस लगानी बस हमें, है ना। तो T2 समरूप है T1 के, इसका मतलब T2 भी T1 से रिलेटेड है, यानी ये भी रिलेशन में है। इसका मतलब कि जो संबंध है वो सममित है। देख रहे हो कितना आसान से क्वेश्चन है भाई, है ना। ये आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अगर हम बात करें संक्रामक है कि नहीं, तो वो तो और भी आसान है। देखो जरा सोचो, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो, ठीक है, मैंने कहा माना कि भाई ऐसा पेयर अगर अपने को मिलता है जिसमें T1 T2 रिलेशन में हो एंड T2 T3 भी रिलेशन में हो, तो भैया ये कब रिलेशन में रहा होगा? जब T1 समरूप है T2 के, एंड T2 T3 कब रहा होगा? जब T2 समरूप है T3 के। भाई देखो ना, T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के, मतलब तीनों ही आपस में हो गए एक तरह से। तो T1 T3 भी कह सकते हैं हम। इसका मतलब T1 T3 भी रिलेशन में तो हैं। तो यार अगर T1 T2 रिलेशन में था तो इसने इम्प्लाई कर दिया कि T1 T3 भी होगा। इसका मतलब R जो है यानी संबंध जो है ये संक्रामक भी है। ये क्या है? संक्रामक है। R जो है ये क्या है?
संक्रामक है। बात समझ में आ गई? तो देखो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः है ना फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, आर तुल्यता है, यानी कि एक तुल्यता संबंध है ये। बात क्लियर हो गई क्या? है ना। अच्छा, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई तो अब जरा ध्यान से देखना, है ना। क्या कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित हैं। तो चलो भैया विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ना यार, यहाँ से देखोगे अगर आप, ठीक है, तो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा भैंस की आँख, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या है, T1, एक का नाम क्या बोल रखा है, इस त्रिभुज का नाम क्या बोल रखा है, T1, इस त्रिभुज का नाम क्या बोल रखा है, T2, इस त्रिभुज का नाम क्या बोल रखा है, T3, और ये तीनों ही कैसे त्रिभुज बोल रखे हैं, समरूप है भैंस के यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक का है 3, 4, 5, 5, 12, 13, है ना। तो यहाँ हो गया 3, 4, सबसे बड़ा भाई यही होगा हाइपोटेनस, है ना, 3, 4, 5, है ना, 3, 4, 5, और अगले वाला है 5, 12, 13 और 6, 8, 10 है फिर, है ना। ये 5, ये 12, ये 13 और ये है 6, ये है 8, ये है 10, ठीक है, 6, 8, 10। तो अलग अलग कसौटियाँ थी भाई, याद करो आप, है ना, समरूपता दिखाने के लिए, जिसमें से एक थी साइड साइड साइड, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इनका रेशो देखो 3/5, 4/12, है ना, नहीं आ रहा, हटाओ, है ना। लेकिन अगर इनका देखें हम, देखो इसकी साइड 3 तो उसकी साइड 6 का रेशो आया 1/2, ऐसे इसकी साइड 4, उसकी साइड 8 है, 4 का डबल 8 है भाई, ऐसे ही 5 का डबल 10 है भाई। तो ये तो पक्की बात है, साइड 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 रूल से हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे भैया देखो T1 जो है ये वाला, ये समरूप है T3 के, साइड 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 रूल याद है, समरूपता का नियम, है ना। थोड़ा सा आपको रिवाइज करनी पड़ेगी छोटी क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब T1 रिलेटेड है T3 से, है ना, या यूँ कह लो, है ना ये बिलोंग करता है, बट है ना, इन दोनों का कुछ नहीं हो पा रहा भाई, कोई नियम नहीं लग पा रहा, 5/6 इसके बराबर नहीं आया, कोण चलो बराबर है कोई बात नहीं, वो भी नहीं आया, है ना। बट है ना T1 T2 से भी रिलेटेड नहीं है, और T2 T3 से भी रिलेटेड नहीं है भाई। तो कौन किससे संबंधित है, T1 T3 से संबंधित है, बस ऐसे लिख पाओगे, है ना। तो आप अलग से भी लिख सकते हो, T1 T3 से संबंधित है, वही लिखने का शॉर्ट फॉर्म। T1 T2 रिलेशन में मतलब T1 इज रिलेटेड, T3 रिलेशन में मतलब T1 इज रिलेटेड टू T3। बात समझ में आ गई? तो ये आएगा इसका, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R क्या है, P1 P2, जहाँ पे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये दिखाना है। फिर आगे दिखाना है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय A के सभी, ठीक है। देखो यार बहुत सीधी सी बात है, आप समझो, पहले एक एक चीज़ समझो, है ना, टेंशन मत लेना, आराम से आएगा समझ में। देखो पहली बात तो ये है कि A क्या है, जो समुच्चय A है ये है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ये क्या है, ये है समस्त, ध्यान से समझना हर एक वर्ड को, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है। मतलब कि इसमें सारे बहुभुज आते हैं, बहुभुज समझते हो ना, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, है ना। मतलब लाइन सेगमेंट या रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। तो सबसे कम भुजा वाली बहुभुज आकृति आपको त्रिभुज मिलती है, क्योंकि 2 भुजाओं से आप बंद आकृति बना ही नहीं पाओगे, है ना, त्रिभुज मिलती है। उसके बाद 4 भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज मिलती है। उसके बाद 5 भुजाओं से बंद आकृति पंचभुज, षटभुज, इस तरह से भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाओगे, आपको बहुभुज मिलते जाएंगे। तो मतलब जो A है ना, इसमें दुनिया में जितने भी बहुभुज आप बना सकते हो मान लो सब आते हैं। बात समझ में आ गई। अब R जो है रिलेशन, वो इसी समुच्चय में डिफाइंड है, मतलब A टू A डिफाइंड है, A टू A डिफाइंड है। R की डेफिनेशन क्या है साहब, है ना, R की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ से लिखता हूँ। R की डेफिनेशन क्या है, देखो R की डेफिनेशन ये है कि इसमें P1 P2 बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे P से दिखा रखा है, पॉलीगन 1 पॉलीगन 2, ठीक है।
P1 P2 आपस में रिलेटेड होंगे, P1 P2 से रिलेटेड होगा अगर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है ना। P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब यार ये देखो ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ कि भैया तुल्यता दिखाना है तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला कि सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से रिप्लेस करके देखो क्या सही हो रहा है। मतलब अगर मैं सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से रिप्लेस कर दूं P2 को P1 से, जहाँ भी P2 है P1, तो क्या ये बात सही होगी? क्या P1 P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी? हाँ। अगर P1 त्रिभुज है तो P1 यहाँ पर भी लिख दे, वो भी त्रिभुज है, यानी दोनों के पास 3 भुजाएं होंगी। अगर P1 चतुर्भुज होगा तो पॉलीगन 2 यानी बहुभुज 2 की जगह भी P1 ही लिख दिया, मतलब वो भी चतुर्भुज ही होगा। अगर ये पंचभुज है तो वही है, मतलब ये तो सेम चीज होगी ना, तो आपस में तो समान होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि भाई सीधी सी बात है ना, फॉर ऑल P1 जो इस समुच्चय A से बिलोंग करता है, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, है ना। मैं यहीं से लिख लेता हूँ, बार बार मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, देखते रहना बस आप कैसे लिख रहा हूँ। बस P2 की जगह P1 लिख दूंगा मैं, है ना। मैं क्या बोलूँगा, P2 की जगह P1 आ जाएगा। मैं कहूँगा P1 तो समान ही होगी ना भाई भुजाएं। ध्यान से देखो, P1 व P1 की भुजाएं तो समान ही होंगी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, दोनों जगह सेम ही चीज लिखिए भाई। तो मतलब कि हमेशा, है ना, मतलब कि हमेशा P1 संबंधित हो जाएगा खुद से, यानी P1 से ही, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है भाई। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने कहा भाई जितने भी P1 P2, है ना, रिलेशन में हैं, है ना, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा P1 व P2 के भुजाओं की संख्या बराबर है। ये होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी भाई, होगी ना। तो मैं यहाँ से इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि अगर P1 P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, यानी कि अगर P1 त्रिभुज है तो P2 भी त्रिभुज रहा होगा, इसके पास 3 तो उसके पास 3। अगर ये चतुर्भुज है तो वो भी चतुर्भुज रहा होगा, इसके पास 4 भुजाएं तो उसके पास भी 4। अगर ये पंचभुज है तो वही पंचभुज रहा होगा। तो इसका उल्टा अगर हम लिखना चाहें कि P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है, तो क्या कोई आपत्ति होगी या नहीं होगी भाई, है ना। इसका मतलब यहाँ से करूँ क्या, है ना, इसका देखो अब ये हरा वाला पार्ट अब यहाँ से देखना, इसका मतलब कि P2 P1 रिलेशन में है, इसका मतलब कि जो R है वो सममित है, R जो है वो सममित है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गई क्या चीज़ें, R सममित है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे मतलब यहाँ से देखना अब इसके बाद। अब आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अब मुझे संक्रामक भी दिखाना होगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, माना P1 P2 रिलेशन में है एंड P2 P3 रिलेशन में है ना। ये कब होगा भाई, देखो ध्यान से देखना, ये कब होगा, जब ये चीज़ होगी शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में देखो ये चीज़ होगी। मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट का थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पहले, है ना, नहीं तो आ नहीं पा रहा उतने में। ये ना अभी इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो ना, ये जो चीज़ है इसकी वजह से ये आएगा कि अगर P1 P2 रिलेशन में है तो ऐसा तभी हो पाएगा जब P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान हो, और अगर P2 P3 है तो इसका ये तभी हो पाएगा जब P2 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ये जो बिलोंग कर रहा है इसकी वजह से सेकंड लाइन आ गई। ध्यान से देखो, इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं भाई, P1 रिलेटेड है P2 से, मतलब P1 के पास जितनी भुजा उतनी P2 के पास। अगर P2 P3 से रिलेटेड है तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि P2 के पास जितनी भुजा उतनी P3 के पास।
तो भैया सीधी सी बात है कि अब P1 को मान लो कि 5 भुजाएं हैं, तो P2 के पास 5, और P2 के पास अगर 5 है तो P3 के पास भी 5 ही होनी, तभी बराबर होगा। मतलब सबके पास ही 5-5 हैं। तो मतलब क्या, एक 5 एग्जाम्पल लगाओ, कुछ भी सकती है ना, जितने भी बहुभुज होते हैं कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट सारे एक जैसे ही होंगे। ये पंचभुज है तो ये पंचभुज, तो ये भी पंचभुज, ये षटभुज है तो ये भी षटभुज, ये भी षटभुज। मतलब P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है ना, ये आप लिख लेना। इसका मतलब क्या कि P1 P3 बिलोंग करते हैं रिलेशन में, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब रिलेशन जो है ये संक्रामक है। और फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, अतः R तुल्यता है, क्योंकि तीनों हो गया ना भाई, R तुल्यता है। अब यार अब एक बात बताओ, है ना, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आगे जो पूछा है उसकी बात करते हैं ना, वो तो और आसान है सोच पाना। देखो आगे क्या कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए, है ना। तो यार 3, 4, 5 से मतलब है क्या, हाँ बस कि वो त्रिभुज बन पा रहा है कि नहीं। तो 3, 4, 5 में देखोगे तो ये समकोण त्रिभुज होता है ना। अब ये हमें लंबाई सिर्फ इसलिए बता दी है कि जैसे किन्हीं भी दो को जोड़ के तीसरे से बड़ा आता है तभी त्रिभुज बनता है। तो अब देखो तो बन तो रहा है, वैसे उन्होंने बोला है त्रिभुज है, तो हमें लंबाई से अब खास मतलब है नहीं। हम बोलेंगे भाई त्रिभुज है ना तो 3 भुजाएं होंगी। हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा वाला, जिसमें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाएं हो, समकोण त्रिभुज। लंबाई से खैर मतलब ही नहीं है ना अब, ठीक है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, क्योंकि हमें तो भुजाओं की संख्या से मतलब है, वो कितनी होंगी, 3। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3, है ना। ये लंबाइयां दी गई हैं भाई, ये 3 भुजाओं की संख्या नहीं है, भुजा की संख्या की लंबाई है 3, 4 और 5। कहने का मतलब क्या है कि जो ये त्रिभुज हमें बताया गया है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जो ये मैंने 3 लिखा है ये वाला नहीं है। 3 का मतलब है 1, 2, 3 भुजा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। समकोण त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है, अतः, ठीक है, आप इसको मान लेते हैं। अतः इससे संबंधित सभी बहुभुजों में भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर भुजाओं की संख्या बराबर होगी तभी रिलेटेड होंगे, है ना। इसका मतलब प्रत्येक त्रिभुज इससे संबंधित होगा, ठीक है, प्रत्येक त्रिभुज इससे संबंधित होगा, है ना। क्यों, क्योंकि 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज ही कहलाता है। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14th क्वेश्चन, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन देख लो भाई। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित सममित रेखाओं का समुच्चय L है ना, और रिलेशन अपनी L to L डिफाइंड है भाई। रिलेशन अपनी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, L to L। L क्या है, समुच्चय है रेखाओं का जो किसी XY तल में हो, ठीक है। और R रिलेशन जो है वो कैसे डिफाइंड है, ध्यान से देखो। रिलेशन है L1 L2 रिलेटेड होंगे आपस में, L1 संबंधित है L2 से। L क्या है, लाइन, क्योंकि रेखाओं का समुच्चय है ना, तो लाइन 1 लाइन 2 से रिलेटेड होगी अगर L1 समांतर है L2 के, यानी कि L1 लाइन 1 है ना, लाइन 1 जो है ये समांतर है लाइन 2 के। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे जल्दी जाएगा, ऐसे हिंदी में समांतर है लिखने लग जाओगे बहुत लाइन लग जाएगा, ठीक है। अब यार बताओ, ठीक है, कि क्या ये तुल्यता संबंध होगा क्या, बस आपको ये देखना है, ठीक है ना। तुल्यता संबंध है ना, हाँ। तो तुल्यता के लिए मैंने क्या बोला, 2 को 1 से रिप्लेस कर दो। तो क्या लाइन 1 के पैरेलल होती है, हाँ, प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल होती है, मतलब ये तो हो रहा है, स्वतुल्य तो हो रहा है ना। तुल्यता में पहला कदम तो ये ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, जितनी भी लाइन बिलोंग करेंगी इस समुच्चय में, है ना, हम बोलेंगे लाइन 1 खुद के ही पैरेलल तो हो ही जाएगी, है ना। इसका मतलब, क्योंकि प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसका मतलब लाइन 1 रिलेटेड हो जाएगी। इसका मतलब R जो है ये स्वतुल्य तो हो गया,
अब तुल्यता है कि नहीं इसके लिए भी कुछ और चीज़ें भी चेक करनी है। ठीक है, स्वतुल्य है, ये बात तो होगी भाई। बात क्लियर हो गई अगर इतनी, तो आगे चल लेते हैं। अब आगे देखो भाई, है ना, हम बोलेंगे भैया फॉर ऑल L1 L2 जो रिलेशन में है, तो ये तभी रहे होंगे जब L1 पैरेलल रहा हो, यानी समांतर रहा हो L2 के। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब इसका उल्टा, यानी कि L2 L1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा या संबंधित होगा, है ना, ये रिलेशन से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब R सममित है। R क्या है, सममित है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है अगर, तो अब और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाला सीन यहाँ से चालू होगा भाई। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, माना L1 L2 रिलेशन में है एंड L2 L3 भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या, L1 L2 रिलेशन में, इसका मतलब L1 समांतर रहा होगा L2 के एंड, ये है तो मतलब L2 समांतर रहा होगा L3 के। देखो ना, अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तो अगर लाइन 1 लाइन 2 के समांतर रही होगी और लाइन 2 लाइन 3 के, तो 1 भी तो 3 के। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, आपस में समांतर होती हैं, तो L1 भी L2 के समांतर है, L3 भी L2 के समांतर, तो आपस में भी समांतर होंगी, ऐसे भी आप समझ सकते हो, यानी कि L1 समांतर होगी L3 के। इसका मतलब L1 L3 भी रिलेशन में आ रहे हैं। इसका मतलब जो R है ये संक्रामक है, R जो है ये संक्रामक है, R जो है ये संक्रामक है ना। अतः हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, हम फाइनली कह सकते हैं R तुल्यता संबंध है या तुल्यता है, क्योंकि संबंध का तो यहीं पे आ जाएगा ना, संबंध लिख दिया, समझ लो आपने R लिख दिया तो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, है ना। अब यार हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से देखना, y बराबर 2x + 4 है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना। y बराबर 2x + 4, है ना, इसको मान लेते हैं लाइन 1। ठीक है, तो इसका स्लोप निकाल लो, है ना। तो इसको अगर आप y = याद आ रहा है mx + c वाला तरीका, c से करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर 2 हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई वे सभी रेखाएं जिनका स्लोप यानी ढाल 2 है, याद आ रहा हो आपको, तो स्लोप बराबर होता है तो लाइनें समांतर होती हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ढाल यानी कि m, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ढाल यानी कि m बराबर होने पर रेखाएं, क्योंकि रेखाएं समांतर होंगी भाई तभी आपस में रिलेट करेंगी, यहाँ रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से, है ना, रेखाएं समांतर होती हैं। अतः वे सभी रेखाएं जिनका ढाल कितना आ रहा है, 2 है, वो L1 से, है ना, वे L1 से संबंधित होंगी। ठीक है, अतः y बराबर, m की जगह 2 रख दो, बस m की जगह क्या रख दो, 2, यानी कि 2x + c, है ना। ये बहुत सारे है ना, जहाँ पर क्या c किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, y बराबर mx + 4 से संबंधित होंगी। मैं समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है, एक बार मैं लिख लूँ, इसमें थोड़ा कहानी लिखनी होती है, बस वही आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है।
ठीक है। देखो ये L1 का मतलब क्या है, ये है ना, इसमें से तुलना लिख दो, से तुलना करने पर तो यहाँ से देखो ये जो लाइन थी हमने इससे तुलना करी, हमें ढाल मिल गया 2। हमें पता है अगर ढाल बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, और रेखाएं अगर समांतर हैं तभी रिलेशन में आएंगी। रिलेशन की डेफिनेशन ही यही थी कि भैया L1 L2 तभी आएंगी जब L1 L2 के समांतर हो। तो मैंने क्या कहा कि जो रेखा दी गई है ना इसे L1 बोल दिया, ये जो रेखा थी इसे L1 बोल दिया मैंने। तो मैंने क्या कहा कि भाई वे सभी रेखाएं जिनका ढाल 2 है, क्योंकि L1 का ढाल भी 2 है, तो जिनका ढाल 2 है वो L1 से संबंधित होंगी। अब ढाल 2 होगा तो मतलब क्या, y = m, m की जगह 2 रख दो, 2x + c, c कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस रियल नंबर होना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब y = mx + 4 से संबंधित कौन होगा, ये समझ लो कि रेखा के समुच्चय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। c की वैल्यू अलग अलग रखते होगे, अलग अलग रेखा मिलती जाएंगी। क्लियर होगी बात। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 MCQ है, तो इसको डायरेक्ट ही आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r इतना है ना, इतना है। r के पास देखो ये सारी चीजें आ रही है, मैं उतार नहीं रहा, MCQ है तो यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, ये कौन कौन सा है कौन सा नहीं है बताना है, तो हम एक एक करके चेक ही कर लेते हैं ना। पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, ढूंढो कहीं है क्या, हाँ 1 1 तो है। 2 है तो 2 2 होना चाहिए, चलो 2 2 भी है। 3 है तो 3 3 होना चाहिए, भैंस की 3 3 भी मिल रहा है। 4 है तो 4 4 होना चाहिए, 4 4 भी है। तो मतलब स्वतुल्य तो है। मैं यहाँ नोट करता जाता हूँ, मैं यहाँ पे नोट करता जाता हूँ कि ये स्वतुल्य तो है ना, क्योंकि MCQ में आपको जल्दी करना है, अब मुझे समझाना भी है, तो स्वतुल्य तो है भाई। ठीक है, आगे हम देखते हैं सममित है कि नहीं, है ना। आगे हम देखते हैं सममित है कि नहीं, है ना, चेक करते हैं जरा। सममित के लिए उल्टा होना चाहिए, तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। 2 1 दिख रहा है क्या कहीं, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, घिच पिच हो गया है ना, है ना। तो R के पास जैसे देखो यहाँ पर R के पास देखो 2 1 है, तो इसका उल्टा 1 2 है, तो इसका उल्टा 2 1 है क्या, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 नहीं है, तो सममित तो नहीं है भाई, सममित नहीं है। इतने में ही देखो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, तुल्यता संबंध में सब कुछ होना चाहिए, जब एक नहीं तो ये हो नहीं सकता। अब सम्मित नहीं है, जहां जहां भी लिखा है सम्मित है वो कैंसिल कर दो। ठीक है, ये कह रहा है सम्मित है, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। ये भी कह रहा है सम्मित है, ये भी कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, तुल्यता चेक करने की, वो संक्रामक चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा ना कोई और। तो देखोगे तो संक्रामक हो गई, है ना। स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर होगी बात। आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय में ये ऐसे डिफाइंड है, देखो ना क्या डिफाइंड है, R = यहाँ पर ए बी आएगा सच दैट ए बराबर होना चाहिए B-2, यानी ए बी से 2 छोटा होना चाहिए, और B जो है वो 6 से बड़ा भी होना चाहिए, है ना। तो बताना है कि इस संबंध में कौन सा सही नहीं आएगा, है ना, रिलेटेड दिखा हुआ ना। 2,4 आ नहीं सकता सर, 2,4 क्यों नहीं आ सकता, देखो ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये B है सर, है ना, B है। देखो ना ये पहला एलिमेंट A कहलाएगा, दूसरा B कहलाएगा। जो B है वो 6 से बड़ा होना चाहिए ना भाई, साफ साफ दिख रहा है ना, कॉमन सेंस देखो ना आप अपनी कि भाई B 6 से बड़ा होना चाहिए, तो B तो 4 है, 4 6 से बड़ा ही नहीं होता ना यार, है ना। तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये भी वैसे ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये A है और ये B है, तो जो A है वो B में 2 घटा के आना चाहिए। 8 में से 2 घटाओगे 6 आता है ना कि 3 आता है ना। अंतर ही 2 का है, तो यहाँ 3 और 5 8 होते हैं, 5 का अंतर आ गया भाई, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, है ना। मैं लिखते रहता हूँ, आप समझ जाना बाद में। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगर मैं इसको मानूँ A, इसको मानूँ B, तो B से 2 कम है A, है ना। B की जगह अगर आप 8 रखोगे तो A क्या आएगा, B-2 यानी कि 6, ये ठीक है। और आप देखोगे तो ये B जो है वो 6 से बड़ा भी है, ये तो वैसे भी नहीं होगा भाई। अगर इसे आप A मानोगे, इसे B मानोगे, इनमें 2 का गैप ही नहीं है ना। तो यार यही आएगा बस, बहुत सीधी सी बात थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर से बोल दूँ एक और ख़ास बात, ठीक है, 1 मिनट, अभी तो मैं गिर जाता है यार। ठीक है, 1 मिनट, है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है, कि भैया टेलीग्राम पे जाना, और टेलीग्राम पे आपको, है ना, @हिंदी मीडियम आर्मी ये सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी इस लेक्चर की। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट अगली एक्सरसाइज का, फिर अगली एक्सरसाइज उससे भी अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताया करो, लाइक करो मत करो आपकी इच्छा भैया, सब्सक्राइब करो मत करो आपकी इच्छा, शेयर करो मत करो आपकी इच्छा है, लेकिन ये लेक्चर आपको लग कैसे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कमेंट में बताओ कम से कम। ठीक है, चलिए धन्यवाद।